सोचिए क्या होता है जब दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र तेल को लेकर आमने सामने आ जाएं। कुछ ऐसा ही हो रहा है अमेरिका और भारत के बीच, और वजह है रशियन ऑयल। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है डोनाल्ड ट्रंप का एक, कह सकते हैं, चौंकाने वाला दावा। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है डोनाल्ड ट्रंप के इस एक बयान से। उन्होंने साफ साफ कहा, मैंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात की और उन्होंने कहा कि वो रूसी तेल वाली बात नहीं करने जा रहे हैं। मतलब वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। अब ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं था, इसने तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जैसे भूचाल ही ला दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के इस पब्लिक क्लेम की। देखिए, ये कोई हवा में की गई बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा दावा था। मतलब ट्रंप ये कह रहे थे कि भारत और अमेरिका के बीच एक डिप्लोमैटिक अग्रीमेंट हुआ है, और इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक जबरदस्त यू टर्न लेने जा रहा है, और वो है रूसी तेल की खरीद पर पूरी तरह से रोक लगाना। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आना था। भारत ने इस पूरे दावे पर अपनी चुप्पी तोड़ी और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, जिसने मामले को एक नया ही मोड़ दे दिया। अब यहां मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप, जो कह रहे हैं कि उनकी पीएम मोदी से बात हुई, और दूसरी तरफ है भारत का विदेश मंत्रालय, जो साफ कह रहा है कि ऐसी कोई टेलीफोन पर बात हुई ही नहीं। मतलब दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। ये तो सीधा सीधा टकराव है। तो जब भारत ने मना कर दिया तो ट्रंप से इस बारे में पूछा गया, और उनका जवाब वो बातचीत से हटकर एक सीधी सीधी धमकी बन गया। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर वे ऐसा कहना चाहते हैं तो फिर उन्हें बहुत भारी टैरिफ्स देने पड़ेंगे, और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करना चाहेंगे। तो सवाल ये है कि ये टैरिफ वाली धमकी कितनी सीरियस थी। चलिए समझते हैं कि ये कैसे एक असली इकोनॉमिक प्रेशर का रूप ले लेती है। 50%। जी हां, ट्रंप जो भारी टैरिफ की बात कर रहे थे वो कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि 50% तक की थी। अब ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो इंडियन इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। और मजे की बात यह है कि ये टैरिफ रैंडम नहीं थे। अमेरिकी अधिकारियों की माने तो इनमें से करीब करीब आधे टैरिफ तो सीधे तौर पर भारत के रशियन क्रूड ऑयल खरीदने के जवाब में थे। मतलब एक बिल्कुल साफ मैसेज दिया जा रहा था। तो अब आते हैं इस पूरे मामले की जड़ पर, रशियन ऑयल। आखिर ये रूसी तेल इतना बड़ा मुद्दा बन क्यों गया है? देखिए, यहां पर दोनों देशों की प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं। अमेरिका का कहना है कि रूस जो तेल बेच रहा है उससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल वो यूक्रेन में जंग के लिए कर रहा है। वहीं भारत का स्टैंड ये है कि उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने देश के लोगों के हितों की रक्षा करना है। और जमीनी हकीकत यह है कि भारत को डिस्काउंटेड कीमतों पर तेल मिल रहा है, और इसी वजह से वो समुद्र के रास्ते आने वाले रूसी तेल का दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। तो ठीक है, ये तो हो गई राजनीतिक बातें और धमकियां, लेकिन असल में जो ट्रेड हो रहा है उसके नंबर्स क्या कहते हैं? चलिए अब जरा दावों और असली डेटा के बीच का फासला देखते हैं। और यहां भी कहानी में एक पेंच है। मतलब ऑफिशियल लेवल पर भी दो अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। व्हाइट हाउस के अधिकारी कह रहे हैं कि भारत ने रशियन ऑयल की खरीद आधी कर दी है, लेकिन वहीं इंडियन सोर्सेज का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और तेल की खरीद में कोई खास कमी नहीं आई है। बल्कि केपलर नाम की एक कमोडिटी डेटा फर्म है, उसके आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। उनके मुताबिक भारत का रूसी तेल इंपोर्ट कम होना तो दूर, इस महीने करीब 20% बढ़ने की उम्मीद है, जो कि करीब 1.9 मिलियन बैरल हर दिन होगा। ये तो दावों से बिल्कुल ही उल्टी बात हो गई। तो सवाल उठता है कि ये इंपोर्ट बढ़ क्यों रहा है? इसकी वजह असल में मार्केट डायनामिक्स है। हुआ यह है कि यूक्रेन में रूस की रिफाइनरियों पर ड्रोन हमले किए हैं, जिसके बाद रूस अपना एक्सपोर्ट और बढ़ा रहा है। तो ये मामला पॉलिटिक्स से ज्यादा इकोनॉमिक्स का लगता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक प्रेशर बनाने की कोशिश है या फिर कोरी राजनीतिक बयानबाजी? क्या बाजार की हकीकत हमेशा राजनीतिक इच्छाओं पर भारी पड़ेगी? ये एक हाई स्टेक्स गेम है, और इसमें अगला कदम क्या होगा ये तो बस वक्त ही बताएगा। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख की, जहां महीनों के तनाव, विरोध और एक मुश्किल खामोशी के बाद अब बातचीत की एक उम्मीद फिर से जगी है। तो हुआ यह है कि घातक हिंसा और गहरे अविश्वास के एक लंबे दौर के बाद लद्दाख के नेता और केंद्र सरकार एक बार फिर से बातचीत की मेज पर आ गए हैं, और यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ी बात है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब संवाद के सारे रास्ते बंद हो चुके थे तो आखिर ये चुप्पी टूटी कैसे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस ताज़ा खबर की बात करते हैं जिसने इस खामोशी को तोड़ा है। लद्दाख के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और केंद्र सरकार के बीच 22 अक्टूबर को एक बैठक तय हुई है। अच्छा, इस पूरी बातचीत में कौन कौन शामिल है? देखिए, 3 मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ हैं लद्दाख के एपेक्स बॉडी लेह यानी ABL और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA जो लेह और कारगिल की आवाज हैं। और दूसरी तरफ है केंद्र का गृह मंत्रालय। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर ये पूरा आंदोलन, ये सारा विरोध है किस बारे में। लद्दाख के लोगों की कुछ बहुत बुनियादी और पुरानी मांगें हैं जो इस पूरे मामले की जड़ हैं। उनकी मांगें एकदम साफ हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होना, ताकि उनकी जमीन, उनकी संस्कृति और उनकी पहचान सुरक्षित रहे। इसके साथ ही वो एक पब्लिक सर्विस कमीशन और संसद में 2 सीटें भी चाहते हैं, ताकि उनके युवाओं को नौकरी के मौके मिलें और देश की राजनीति में उनकी आवाज मजबूत हो। लेकिन बातचीत की ये राह हमेशा इतनी सीधी नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब विरोध प्रदर्शनों ने एक हिंसक मोड़ ले लिया और बातचीत की सारी उम्मीदें ही टूट गईं। 24 सितंबर की वो तारीख बहुत अहम है। सोनम वांगचुक की अगुवाई में भूख हड़ताल चल रही थी, लेकिन फिर अचानक माहौल बिगड़ गया। कुछ प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए और जवाब में पुलिस ने गोलीबारी कर दी। इस हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई और सोनम वांगचुक समेत 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस हिंसा का असर ये हुआ कि लद्दाखी गुटों ने 6 अक्टूबर को होने वाली बातचीत से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अब कोई बात नहीं होगी, सारे रास्ते बंद हो गए। उस वक्त जो गुस्सा और तकलीफ थी वो ABL के सह अध्यक्ष छेरिंग दोर्जे लकरूक के इस बयान में साफ छलकती है। उन्होंने सीधे सीधे एक न्यायिक जांच की मांग रख दी। और रही सही कसर सरकारी अधिकारियों के बयानों ने पूरी कर दी। जब लद्दाख के आंदोलन को राष्ट्र विरोधी और विदेशी ताकतों से जुड़ा हुआ बताया गया तो अविश्वास की खाई और भी ज्यादा गहरी हो गई। इन आरोपों ने लद्दाख के लोगों को कितना आहत किया, ये लकरूक के इस दूसरे बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है। उन्होंने इसे अपनी देशभक्ति पर एक हमले की तरह देखा। तो सवाल यह है कि जब रिश्ते इतने बिगड़ चुके थे, विश्वास पूरी तरह टूट चुका था, तो फिर ये बातचीत की पटरी पर वापस कैसे आए? आखिर ऐसा क्या हुआ? इसका जवाब एक बहुत ही अहम रियायत में छिपा है। देखिए, वजह बिल्कुल सीधी थी। लद्दाखी गुटों ने एक शर्त रख दी थी, पहले पुलिस फायरिंग की न्यायिक जांच होगी, उसके बाद ही कोई बातचीत होगी। और केंद्र ने उनकी ये मुख्य मांग मान ली। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच का ऐलान कर दिया गया। बस इसी एक कदम ने बंद दरवाजे खोल दिए। तो ठीक है, बातचीत तो शुरू हो रही है, लेकिन अब सवाल यह है कि टेबल पर क्या है? क्या सारे मुद्दों पर एक साथ बात होगी? चलिए समझते हैं कि इस नई बातचीत का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये जो 22 अक्टूबर की मीटिंग है ना, ये पूरी हाई पावर्ड कमेटी के साथ नहीं है। ये तो बस उसकी एक सब कमेटी के साथ है। मतलब ये एक शुरुआती कदम है। मुद्दों को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बांटा गया है। राज्य के दर्जे और भूमि संरक्षण जैसे जो मुख्य मुद्दे हैं, उन पर सब कमेटी अभी बात करेगी। लेकिन हिंसा, गिरफ्तारियां और वो राष्ट्र विरोधी आरोपों जैसे जो ज्यादा इमोशनल और चुभने वाले मुद्दे हैं, उन्हें फिलहाल बात के लिए, यानी पूरी हाई पावर्ड कमेटी की बैठक के लिए रख दिया गया है। तो कुल मिला के बात यह है कि संवाद का दरवाजा तो खुल गया है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन जिन वजहों से विश्वास टूटा था, जो सबसे गहरे जख्म हैं, उन्हें अभी छुआ नहीं गया है। तो सवाल यही रह जाता है, क्या ये एक असली ब्रेक थ्रू है या फिर सिर्फ एक टेम्पररी सीज फायर? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। दिल्ली की हवा एक बार फिर से बहुत खराब हो चुकी है। हर साल वाली कहानी है, पूरा शहर धुंध की एक मोटी चादर में लिपटा हुआ है। और इस बार अथॉरिटीज ने एक इमरजेंसी प्लान लागू कर दिया है, जिसे GRAP-2 कहा जा रहा है। तो इसका असल में मतलब क्या है? चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोई धुंधली तस्वीर नहीं है। ये दिल्ली की आज की हकीकत है। द इंडियन एक्सप्रेस की ये लाइन बिल्कुल वही बता रही है जिसने अधिकारियों को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ये नंबर 296, यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। ये पिछले रविवार को दिल्ली का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI था।
और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक वार्निंग साइन है जिसके नतीजे काफी गंभीर हैं। तो 296 का ये जो आंकड़ा है, ये दिल्ली की हवा के बारे में हमें बता क्या रहा है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि हमारी सेहत के लिए एक बहुत सीरियस वार्निंग है। आइए समझते हैं कि ये कितना चिंताजनक है। अच्छा, जिन्हें AQI के बारे में नहीं पता, उनके लिए ये एक बहुत सीधा सादा पैमाना है। मतलब ये हवा की क्वालिटी नापने का एक तरीका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे थर्मामीटर से हम टेम्परेचर नापते हैं। ये हमें बताता है कि बाहर की हवा में सांस लेना कितना सेफ है या नहीं। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि 296 का जो आंकड़ा था वो खराब यानी पुअर कैटेगरी के बिल्कुल बिल्कुल किनारे पर था। मतलब बस कुछ ही पॉइंट और दिल्ली की हवा बहुत खराब यानी वेरी पुअर कैटेगरी में चली जाती, जो कि एक बेहद खतरनाक लेवल है। हम सचमुच एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर थे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अधिकारियों को फौरन एक्शन लेना पड़ा? देखिए, हर इमरजेंसी प्लान के लिए एक ट्रिगर होता है, और दिल्ली के लिए ये ट्रिगर था AQI का एक खास लेवल को पार कर जाना। यहां देखिए कि रविवार शाम को हालात कितनी तेजी से बदले। दिन का औसत 296 था, जो खराब कैटेगरी में आता है, लेकिन शाम 6 बजते बजते ये 300 के उस क्रिटिकल पॉइंट को पार कर गया, और फिर 7 बजे तक ये 302 पर पहुंच गया। बस यही वो पल था जब हवा ऑफिशियली खराब से बहुत खराब हो गई। और जैसे ही ये लाइन पार हुई, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM तुरंत एक्शन में आ गया। उन्होंने बिना देर किए एक इमरजेंसी प्लान लागू कर दिया, GRP का स्टेज 2। तो अधिकारियों की इस जवाबी कार्रवाई का नाम है GRAP, जिसका मतलब है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो सवाल ये उठता है कि ये GRAP आखिर है क्या चीज़? ये शब्द नया नहीं है, पर यह समझना ज़रूरी है कि ये काम कैसे करता है और दिल्ली के प्रदूषण से लड़ने में इसका रोल क्या है। देखिए, आसान भाषा में समझें तो ग्रैप एक स्मार्ट प्लान है। ये एक ऐसा एक्शन प्लान है जो पोल्यूशन के लेवल के हिसाब से अलग-अलग स्टेज में लागू होता है। मतलब जैसे जैसे हवा खराब होती जाती है, नियम और भी सख्त होते जाते हैं। इसीलिए इसे ग्रेडेड या चरणबद्ध रिस्पॉन्स कहते हैं। ग्राफ कोई एक फैसला नहीं है, इसके 4 अलग-अलग लेवल हैं, या कह लीजिए कि 4 स्टेज हैं। ये हवा की क्वालिटी बिगड़ने के साथ साथ एक के बाद एक लागू होते हैं, और इस वक्त दिल्ली दूसरे स्टेज में है, जो बहुत खराब हवा की सिचुएशन के लिए बना है। तो ठीक है, GRAP का स्टेज 2 लागू हो गया, पर इसका दिल्ली और यहां रहने वाले लोगों पर क्या असर पड़ेगा? कौन कौन से नए नियम अब लागू हो चुके हैं? तो सबसे पहले अधिकारियों को कुछ सख्त कदम उठाने होंगे, जैसे कि प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कम हो, इसके लिए पार्किंग चार्ज बढ़ा दिए गए हैं। डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है। हाँ, कुछ बहुत ज़रूरी सेवाओं जैसे हॉस्पिटल और एयरपोर्ट को इससे छूट दी गई है। और ये बात सिर्फ सरकार की नहीं है, एक सिटीजन चार्टर भी है। लोगों से अपील की गई है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियों के एयर फिल्टर को साफ रखें और धूल उड़ाने वाले किसी भी कंस्ट्रक्शन के काम से बचें। मतलब पोल्यूशन से लड़ने में हर किसी को अपना रोल निभाना है। तो अब जब ये सारे नियम लागू हैं, तो आगे क्या? इन सब का आखिरी मकसद क्या है, और क्या ये उपाय काफी रहेंगे? इस पूरे 12 पॉइंट एक्शन प्लान का सीधा साधा एक ही लक्ष्य है, हवा को और ज्यादा खराब होने से रोकना। फिलहाल पहली प्राथमिकता स्थिति को सुधारने से ज्यादा उसे और बिगड़ने से बचाने की है, ताकि वो गंभीर या खतरनाक लेवल तक न पहुंच जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है। दिवाली बिल्कुल सिर पर है, एक ऐसा त्योहार जब पोल्यूशन का लेवल अक्सर आसमान छूने लगता है। तो क्या GRAP स्टेज 2 के ये उपाय इस बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए काफी होंगे? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाले कुछ हफ्ते ही देंगे। तो भारत की एक बहुत बड़ी पब्लिक वर्क्स परियोजना अब सवालों के घेरे में है। ये कहानी है जल जीवन मिशन की, एक ऐसी स्कीम जो हर घर तक पानी पहुंचाने का वादा करती है, लेकिन अब उस पर भ्रष्टाचार के बहुत ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। सोचिए, ये कहानी 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की है। एक तरफ है करोड़ों लोगों की उम्मीद, उनके घर तक साफ पानी पहुंचने का सपना, और दूसरी तरफ हैं गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के, हेराफेरी के और अधूरे वादों के। सवाल अब यही है कि क्या ये मिशन अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? तो अब केंद्र सरकार ने इस मामले पर काफी सख्त रुख अपना लिया है। राज्यों से सीधे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं, भाई इन गड़बड़ियों पर क्या कार्रवाई हुई? मतलब अब जवाबदेही तय करने का वक्त आ गया है। लेकिन इन सारी समस्याओं की गहराई में जाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि यह मिशन आखिर कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण था।
इसका असल में वादा क्या था? जल जीवन मिशन, जिसे JJM कहते हैं, उसका लक्ष्य बहुत बड़ा और कह सकते हैं क्रांतिकारी है। 2024 तक भारत के हर ग्रामीण घर में नल से साफ पानी। ये सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने का एक बहुत बड़ा वादा है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 12 करोड़ 74 लाख ग्रामीण परिवारों तक नल का पानी पहुंचाना। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसकी विशालता को समझना भी मुश्किल है। यही इस मिशन का स्केल है। और इस सपने को सच करने के लिए जो रकम रखी गई वो भी उतनी ही विशाल है। 6 लाख से ज्यादा योजनाओं के लिए कुल मिलाकर 8,29,000 करोड़ रुपए। ये भारत की इतिहास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स में से एक है। 2019 में जब ये मिशन शुरू हुआ था ना, तो चुनौती बहुत बहुत बड़ी थी। देश के लगभग 14.6 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल का कनेक्शन था ही नहीं। इस मिशन का काम इसी बहुत बड़े गैप को खत्म करना था। मिशन का इरादा तो बहुत नेक था, लेकिन जल्द ही इसकी नींव में दरारें दिखने लगीं। चलिए अब बात करते हैं उन समस्याओं की जिन्होंने इस महत्वाकांक्षी योजना को हिलाकर रख दिया। और ये कोई एक दो जगहों की बात नहीं थी। देश के अलग अलग कोनों से काम की खराब क्वालिटी और पैसों की हेराफेरी की खबरें आने लगी। ये एक ऐसा पैटर्न बन गया था जिसने सरकार को एक हाई लेवल रिव्यू करने पर मजबूर कर दिया। एक जांच में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि नियमों में एक छोटा सा बदलाव कर दिया गया था, जिसने खर्च पर लगे एक जरूरी कंट्रोल को ही हटा दिया। और बस यहीं से लागत बेतहाशा बढ़ने का रास्ता खुल गया। ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। और उस बदलाव का नतीजा, सिर्फ कुछ योजनाओं की जांच में ही 16,839 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत सामने आई। ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे प्रॉब्लम की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जब जांच टीमें जमीन पर उतरीं तो उन्हें हर तरह की गड़बड़ियां मिलीं। कहीं डेटा में हेरफेर था, मतलब डबल एंट्री, तो कहीं योजनाएं सिर्फ कागजों पर चल रही थीं। कुछ जगहों पर तो जरूरत से ज्यादा बड़ी और महंगी परियोजनाएं बना दी गईं, जिनकी शायद कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इन सब समस्याओं के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने कमान अपने हाथ में ले ली। अब जवाबदेही तय करने का वक्त था। तो आइए देखते हैं कि राज्यों को क्या करने के लिए कहा गया है। केंद्र ने राज्यों को एक बहुत ही क्लियर 5 सूत्रीय चेकलिस्ट भेजी है। पहला, उन अधिकारियों पर क्या एक्शन हुआ जिन्होंने लापरवाही की। दूसरा, जिन ठेकेदारों ने घटिया काम किया, क्या उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया और उनसे पैसा वसूला गया। तीसरा, धन के दुरुपयोग के हर आरोप की पूरी जांच हो। चौथा, जमीनी हकीकत का पता लगाया जाए, मतलब कागजों पर जो दिख रहा है वो सच है भी या नहीं। और पांचवा, सबसे जरूरी, सरकारी खजाने को हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक ठोस प्लान बनाया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी कार्रवाई का मिशन के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। दांव पर सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदें लगी हैं। देखिए, मिशन को 2028 तक बढ़ाने का एक प्रस्ताव है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी शर्त जुड़ी है। राज्यों को यह साबित करना होगा कि वे भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए गंभीर हैं और हर एक पैसे का हिसाब देने को तैयार हैं। तभी इस मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो हम एक दोराहे पर खड़े हैं। क्या ये सख्ती इस महत्वपूर्ण योजना को वापस पटरी पर लाएगी और करोड़ों लोगों तक साफ पानी पहुंचाएगी, या फिर जवाबदेही की इस प्रक्रिया में ही एक ऐसा मिशन उलझकर रह जाएगा जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। तो आज बात करते हैं एक बड़े साइबर हमले की, एक खुफिया रिपोर्ट की और एक राष्ट्रीय संस्थान के अंदर हुई एक बहुत बड़ी उथल-पुथल की। चलिए समझते हैं कि भारत के कृषि अनुसंधान की दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। अक्टूबर 2025 की शुरुआत में भारत की जो टॉप एग्रीकल्चरल रिसर्च बॉडी है ना, वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। एक ही हफ्ते के अंदर 3 सीनियर अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहली गाज गिरी राजेंद्र प्रसाद पर, जो संस्थान के हेड थे, जहां मेन डेटा सेंटर मौजूद है। और सबसे हैरानी के बात जानते हैं क्या है? उन्हें उनके कार्यकाल के खत्म होने से सिर्फ 3 दिन पहले पद से हटा दिया गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस एक शुरुआत थी। मामला सिर्फ डायरेक्टर तक ही सीमित नहीं रहा। 2 और प्रिंसिपल साइंटिस्ट का भी अचानक से ट्रांसफर कर दिया गया। और ये कोई आम वैज्ञानिक नहीं थे। दोनों ही संस्थान के डेटा और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे थे। अब जब हटाए गए डायरेक्टर से पूछा गया कि भाई ये अचानक क्यों हुआ, क्या इसका लेना देना डेटा ब्रीच से है, तो उनका जवाब था, मुझे नहीं पता, आप उन्हीं से पूछिए। मतलब एक ऐसा जवाब जिसने सवालों को कम करने की बजाय और बढ़ा दिया।
वहीं जो दूसरे वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि उनके ट्रांसफर ऑर्डर में प्रशासनिक कारण लिखा है। साथ ही उन्होंने खुद को डेटा सेंटर की जिम्मेदारी से थोड़ा दूर भी कर लिया। क्या ये वाकई सिर्फ प्रशासनिक कारण थे? तो सवाल ये है कि आखिर इन सब नाटकीय बदलावों के पीछे की असली वजह क्या थी? देखिए, इस पूरी कहानी के केंद्र में दो बड़े संस्थान हैं। पहला ICAR, जो कि भारत का सबसे बड़ा कृषि अनुसंधान संगठन है, और दूसरा ISRI, जो ICAR के तहत आता है, और समझिए कि उसका पूरा टेक्निकल और डेटा वाला काम यही संभालता है। तो हुआ ये कि इसी साल मार्च 2025 में ICAR के डेटा सेंटर पर एक बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ। मतलब सीधे ICAR के डिजिटल ऑपरेशन के दिल पर वार किया गया। अब जैसे ही हमले की खबर सामने आई, फौरन एक आधिकारिक जांच शुरू कर दी गई। और ये जांच कोई छोटी मोटी नहीं थी। सबसे पहले तो केंद्रीय मंत्री ने खुद इसकी जांच के आदेश दिए। फिर एक 6 लोगों की कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने अगस्त में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कथित लापरवाही का जिक्र था। और तो और, देश की जो टॉप साइबर सुरक्षा एजेंसी है, CERT-In, उसने भी अपनी तरफ से जांच शुरू कर दी। लेकिन इन सब जांचों के बीच सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिर हैकर्स ने चुराया क्या? वो डेटा कितना जरूरी था? और जो डेटा लीक हुआ वो बहुत ही संवेदनशील था। इसमें वैज्ञानिकों की भर्ती का डेटा, बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति की डिटेल्स, नौकरी के लिए आए आवेदन और न जाने कितने ही बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स की जानकारी शामिल थी। यहां तक कि वैज्ञानिकों के आपसी ईमेल भी सुरक्षित नहीं रहे। हमलावरों की तैयारी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने सिर्फ दिल्ली में मौजूद मेन सर्वर को ही नहीं, बल्कि हैदराबाद में रखे गए बैकअप सर्वर को भी निशाना बनाया। मतलब डेटा को हर जगह से मिटाने की पूरी कोशिश की गई। तो जब जांच रिपोर्ट आ गई और ये सारी बातें सामने आई, तो संगठन ने आधिकारिक तौर पर क्या कहा? ICAR के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ICAR राष्ट्रीय हित में अपने डेटा की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। एक तरफ आधिकारिक कारण बताया गया प्रशासनिक, और दूसरी तरफ जो एक्शन लिया गया वो बहुत बड़ा था। एक डायरेक्टर को कार्यकाल खत्म होने से ठीक पहले हटा दिया गया और 2 सीनियर साइंटिस्ट्स को डेटा इंस्टीट्यूट से ही दूर भेज दिया गया। ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जब हमारे राष्ट्रीय संस्थानों पर इस तरह से हमला होता है, तो क्या सिर्फ पब्लिक डेटा का नुकसान होता है, या फिर उस भरोसे का भी जो हमने इन संस्थानों पर बनाया है? इसकी असली कीमत आखिर है क्या?